Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Ayushi Arora and I hope all of you are studying well and preparing well for your board exams. I wish you all the luck. So today we are doing class 12th economics of CBSE board, and today we are doing Indian economics. I request you all, if you have not subscribed my channel till now, then please do it, because then only you will be receiving a notification for further videos. All right, अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, तभी आपको फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आएगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि जिस भी स्टूडेंट को नीड हो वो ये टॉपिक सुन के समझ सके. ठीक है, अब बात करते हैं. अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरीज है, then you can write down in the comment section. I would be happy to answer them, right? So the topic or the chapter which we are doing is human capital formation. हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर? We are doing human capital formation. तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की पहले 2-3 वीडियोस बन चुकी हैं. आई गेस 2 वीडियोस, ना मुझे नंबर याद नहीं है, बट आई गेस 2-3 वीडियोस पहले बन चुकी हैं. तो आप पहले प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, बाद में आप इस वीडियो पे आएंगे. लास्ट वीडियो में जहां तक मुझे याद है, अप्रोक्सीमेटली आई गेस मैंने 5.3 तक पूरा डिस्कस किया था, और हमें 5.4 से आगे चीजों को कंटिन्यू करना था. सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू दे देती हूँ फॉर दोज who must be confused about the term human capital formation. हो सकता है कि किसी ने वीडियो 1 ना देखी हो, वीडियो 2 ना देखी हो, वो डायरेक्टली इस वीडियो से उन्होंने खोला हो, तो उनको कोई डिफिकल्टी ना हो. तो इसलिए सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब समझा देते हैं, फिर आगे की डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. चलिए, जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, ह्यूमन का मतलब क्या होता है? ह्यूमन बीइंग. कैपिटल का मतलब क्या होता है? पैसा, मनी. ठीक है. सो फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को फॉर्म करना. नाउ वी आर कनेक्टिंग दीज 3 वर्ड्स. वन इज ह्यूमन, सेकेंड वन इज कैपिटल, एंड थर्ड वन इज फॉर्मेशन. इट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स so that they can do some sort of production, so that they can generate income. अब ह्यूमन बीइंग्स में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होगी कि भाई हम ह्यूमन बीइंग्स में इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि वो आगे प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर पाए, इनकम जनरेट कर पाए, और अपनी कंट्री का और अपनी इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप कर पाए. दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. फिर ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा? अगर उसके पास एजुकेशन होगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन. अगर एजुकेशन होगा तभी वो पर्सन इनकम अर्न कर पाएगा. चलिए, अगर एजुकेशन है बहुत अच्छी बात है. किसी के पास एजुकेशन नहीं है तो वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे? इन्वेस्टमेंट इन स्किल्स. उसको कोई अच्छी स्किल सिखा दो, हो सकता है उसको वीविंग सिखा दो, तो उससे वो कपड़ा बनाकर अपना प्रोडक्शन करेंगे और उससे इनकम जनरेट करेंगे, है ना. या फिर ऐसा हो सकता है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाए, कि जॉब पे जा रहे हैं और वहां पर जाके उनको ट्रेनिंग मिल रही है, जिसकी वजह से वो आगे फर्दर इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, है ना. और ये हो सकता है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो गया, या माइग्रेशन हो गया, कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले गए, या फिर आप रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आ गए. गांव से लोग शहर आते हैं ना, क्यों आते हैं? इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, कि भाई अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, इस चक्कर में लोग गांव से शहर आ जाते हैं. तो रूरल एरियाज से कहाँ माइग्रेशन होता है? अर्बन एरियाज में. नाउ व्हेन माइग्रेशन हैपेंस, that person is learning new skills, is having new opportunities. उसको नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, नई वो स्किल सीख रहा है. ऑब्वियसली एक बंदा जो रूरल में रहता है, उसको अपॉर्चुनिटीज तो नहीं होगी ना जो कि एक अर्बन एरिया वाले पर्सन को होगी, है ना. So when a person migrates from rural area to urban area, that person is getting more money, that person is getting more opportunities, better job facilities, right?
सारी चीजों के ऊपर बात की थी, और एक हमने बात की थी एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, विच वाज आवर लास्ट पॉइंट, कि अगर किसी भी चीज की हमें इंफॉर्मेशन होगी तभी तो हम उस चीज में आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, है कि नहीं? अगर हमें इंफॉर्मेशन ना हो तो क्या आप और मैं चीजों को कर पाएंगे? अगर हमें नहीं पता कि सो एंड सो यूनिवर्सिटी में ये वाला कोर्स होता है, इसके ये एडवांटेजेस हैं, यहाँ से ये वाली जॉब अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी, तो क्या हम कर पाएंगे चीजों को? नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर स्किल्स डेवलप हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए इंफॉर्मेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब हमें 5.4 से चीजों को करना है, दैट इज ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ का आपस में क्या इंटरकनेक्शन है, कि किस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद यानी कि जब उसके अंदर स्किल्स आ जाएंगी, उसके अंदर एजुकेशन आ जाएगा, उसका हेल्थ अच्छा होगा। अब ऐसा नहीं कि किसी की एजुकेशन तो है, सारी चीजें तो है, लेकिन हेल्थ ही नहीं है। हेल्थ नहीं है तो क्या वो जॉब लेने जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। 2 दिन जॉब पे जाएंगे, उसके बाद बीमार हो जाएंगे, है कि नहीं? So health is also very important. In the pandemic time, we have observed that health is the most crucial element, isn't it? If we don't have health, then we can't lead towards further production in the country. Can we do production? We cannot do production. ठीक है? तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही नहीं। तो ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ का आपस में क्या इंटरकनेक्शन है? तो अगर ह्यूमन बीइंग कैपिटल जनरेट कर पा रहा है, इनकम जनरेट कर पा रहा है, तो that person is contributing towards the economic growth of a country. वो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ कंट्रीब्यूशन कर रहा है। चलिए इसके फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दो, मतलब छोटा दिख रहा है ना, अभी इसको थोड़ा बड़ा कीजिए। हाँ जी, अब ठीक है। अब बेटा जी, मैंने जैसे आपको बोला था कि आपको ये रीच करना है, अब आप पहले अपने सारे डाउट्स पूछ लो, उसके बाद हम देखते हैं 5.4 से आपको क्या समझ में नहीं आया, पहले ये बताओ। मेरे को इसका जो सेकंड पॉइंट है, difficult to prove cause and effect relation between human capital and economic growth वाला नहीं है। ये वाला नहीं आया, ठीक है 5.4, ठीक है। चलिए बस ये एक पैराग्राफ नहीं आया इसमें, बाकी सारा नीचे आ गया, डेवलपमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। हाँ ये आ गया, और इसके बाद मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? हाँ क्लियर आ गया, और वीडियो भी सही आ रहा है? हाँ जी। चलिए इसको रीड कीजिए। Difficult to prove cause and cause effective relation between human capital and economic growth. Due to measurement problems, it is difficult to prove that increase in human capital causes economic growth. For example, education measured in terms of years of schooling, teacher-pupil ratio, and enrollment rates may not reflect the quality of education. Similarly, health services measured in monetary terms, life expectancy, and mortality rates may not reflect the true health status of people in the country. It means it is difficult to establish a relation of cause and effect from the growth of human capital, education, and health to economic growth. However, growth in each sector has reinforced the growth of everyday sector. The relationship between the capital and economic growth flows in either direction. Higher income causes building of higher level of human capital, and higher level of human capital causes growth of income. So now this topic is very simple, बहुत सिंपल है। क्या लिखा है? Difficult to prove cause and effect relation. Cause and effect relation की यहाँ पर बात की गई है between human capital and economic growth. So हमारे पास दो terminologies है। दो terminologies क्या है? One is human capital and one is economic growth. Human capital का मतलब आप समझ गए हैं कि एक person जिसके पास में स्किल्स है, एजुकेशन है, अच्छी हेल्थ है, जिसकी वजह से वो आगे प्रोडक्शन कर पा रहा है
और प्रोडक्शन के थ्रू वो इनकम जनरेट कर पा रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि क्या अगर एक पर्सन के पास अच्छी एजुकेशन है, अच्छी हेल्थ है, अच्छी स्किल्स है, तो क्या ये जरूरी है कि उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही होगी? ये क्वेश्चन है सबसे पहले तो। ये जो ब्लू में लिखा है उसमें क्वेश्चन ये है, ये सवाल पूछा गया है कि भाई अगर मैं एक पर्सन हूँ और मेरे पास अच्छी एजुकेशन है, अच्छी स्किल्स है, अच्छी हेल्थ है, so is it necessary कि I will lead to economic growth? Yes or no? Sometimes yes and sometimes no. जरूरी तो नहीं है ना कि हर पर्सन इकोनॉमिक प्रोडक्शन में एंगेज हो, इन्वॉल्व हो सकता है किसी के पास स्किल्स है, सब कुछ है, लेकिन वो कुछ इनकम जनरेट नहीं कर रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ज्यादातर जैसे आप हाउसवाइफ्स देखेंगे तो उनके पास में अच्छी हेल्थ होती है, अच्छी एजुकेशन होती है, अच्छी स्किल्स होती हैं, लेकिन वो ड्यू टू फैमिली रीजंस या उनके बच्चों की वजह से वो आगे जॉब करने नहीं जा पाती। तो वो जॉब करने नहीं जा पाती तो वो इनकम में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट नहीं बन रही है। ठीक है, ऑल्दो उनकी वजह से बाकी सारे घर के लोग काम कर रहे हैं, बट क्या हर कोई इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ लेके जा पाएगा? तो इसमें लिखा है ड्यू टू मेजरमेंट प्रॉब्लम्स इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव दैट द इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉज इकोनॉमिक ग्रोथ। कह रहे हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है ये बात कहना कि जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा, मे बी आप और मेरे जैसे लोग आगे जाके जॉब करें या कोई बिजनेस करें या कुछ भी, ठीक है, तो लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि सारे ही करें। हो सकता है कोई घर पे ही बैठा रहे उसके बाद भी, पढ़ने के बाद भी, हो सकता है ना वो सोचे कि मेरे फादर की बहुत अच्छी इनकम है तो क्या जरूरत है हमारी जॉब करने की, हो सकता है ना। अब आगे लिखा है फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इयर्स ऑफ स्कूलिंग। अब हम इस तरीके से मेजर करते हैं कि मान लो 12 साल का स्कूल है या 14 इयर्स का स्कूल है, अगर नर्सरी केजी भी मिला दो तो नर्सरी केजी मिला दी, उसके बाद 12 साल का स्कूल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन, ऐसे क्लास 12 तक। सो एजुकेशन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इयर्स ऑफ स्कूलिंग, टीचर pupil रेशियो एंड द एनरोलमेंट रेट्स may not reflect the quality of education। हो सकता है कि हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि क्लास में पढ़ने आए, ठीक है, प्यूपिल टीचर रेशियो भी हमारा ठीक है, इयर्स ऑफ स्कूलिंग भी बच्चे ने पूरी करी, मतलब पूरा 12th तक उसने पढ़ाई करी, और एनरोलमेंट रेट भी हमारा ठीक है। एनरोलमेंट रेट मतलब कि कितने बच्चों ने हमारे स्कूल में एडमिशन लिया, अगर एक एवरेज लगा जाए तो वो भी अगर ठीक है, तो क्या इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। इससे हमें क्या पता चल रहा है बेटा जी? क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन। क्या पता चल रहा है? मैं पूछ रहा हूँ कि टीचर प्यूपल रेशियो क्या होता है? टीचर प्यूपिल रेशियो होता है, प्यूपिल मतलब क्या? बच्चा, टीचर मतलब जो अध्यापक हो गया जो पढ़ाएगा, प्यूपिल मतलब स्टूडेंट। तो टीचर स्टूडेंट रेशियो कि एक क्लास में एक टीचर और 20 बच्चों का वैसे बोला जाता है, ये सबसे अच्छा रेशियो होता है कि एक क्लासरूम के अंदर 20 बच्चे होने चाहिए और एक टीचर होना चाहिए। बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता, एक क्लास में मिनिमम 40 या 50 बच्चे होते ही हैं और फिर उनके ऊपर एक टीचर होता है, इसको बोलते हैं टीचर प्यूपिल रेशियो। ठीक है, तो कह रहे हैं मान लो अगर किसी स्कूल में टीचर प्यूपिल रेशियो भी आपका अच्छा है, कि यानी कि 20 बच्चे और उनके ऊपर एक टीचर अटेंशन देने के लिए है, ठीक है, और इयर्स ऑफ स्कूलिंग भी बच्चे ने सही किया, पूरा 12 साल का उनका एजुकेशन किया, क्लास 12 तक पढ़ाई करी। मान लो एनरोलमेंट रेट भी ठीक है। एनरोलमेंट रेट का मतलब होता है कि कितने बच्चे आपके एनरोल हुए हैं आपके स्कूल में या आपकी क्लास में, ठीक है, वो भी ठीक है। तो क्या इससे हमें हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पता चल पाएगी? ये बताओ। नहीं ना, इससे तो हमें क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन पता चल रही है कि अच्छा एक क्लास में 20 बच्चे और उनके ऊपर एक टीचर इंस्पेक्शन कर रहा है, और यहाँ पर सारे बच्चे क्लास 12 तक पढ़ते हैं और एनरोलमेंट रेट भी ठीक है। तो क्या इससे हमें ये पता चल रहा है उनको एजुकेशन क्या मिल रही है? नहीं पता चल रहा। ठीक है,
तो यहाँ पर पहली पॉइंट क्या हो गया कि हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं पता चल रहा। अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं पता चल रहा तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि जो ह्यूमन कैपिटल हम सोच रहे हैं कि जिस लेवल की बच्चे को एजुकेशन मिल रही है उससे वो इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी पैदा ही ना हुई हो। भाई बच्चा स्कूल में आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हो सकता है कि यार टीचर ने उतना अच्छा ना पढ़ाया हो या बच्चा उतना अच्छा ना पढ़ पाया हो, तो फिर उसका एजुकेशन इतना अच्छे से ना हुआ हो सकता है ना, दिस इज पॉसिबल। आगे लिखा है सिमिलरली, अभी मैं इसको आगे और डिटेल में बताऊंगी। सिमिलरली हेल्थ सर्विसेज मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। अब हम हेल्थ को भी कैसे मेजर करते हैं? मॉनेटरी टर्म्स में। मॉनेटरी टर्म्स मींस पैसे की टर्म्स में, ठीक है। जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मोर्टेलिटी रेट may not reflect the true health status of the people of a country। हम कह रहे हैं कि इस कंट्री में, फॉर इंस्टेंस हम इंडिया की बात करते हैं, तो अगर इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो 70 इयर्स है, कि मिनिमम एक इंसान 70 साल तक जी जाता है। अभी मुझे कोट मत करना है इसमें, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ये एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि डाटा तो हर दिन चेंज होता है, ठीक है। तो अगर मान लो बोले कि 70 इयर्स तक सारे लोग जिंदा रहते हैं, ठीक है, लाइफ सबको 70 इयर्स तक हमारी कंट्री में मिलती है, और बोले कि मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा नहीं है। मोर्टेलिटी रेट मतलब कि आए दिन जो लोग मर रहे हैं, अगर वो भी ज्यादा नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि सब लोग हमारी कंट्री में हेल्दी है? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। बंदा मर नहीं रहा तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हो सकता है उसको हेल्थ प्रॉब्लम हो कोई। भाई अगर कोई इंसान डेथ तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन हो सकता है पहले उसको प्रॉब्लम हो, हर दिन ऑफिस जाने से पहले बच्चों मतलब स्कूल जाने से पहले बच्चे का पेट में दर्द हो जाता हो, या पेरेंट्स को ऑफिस जाना है तो उनको हेडेक हो जाता हो, कुछ भी हो सकता है ना। सो ये वाली सिचुएशन। तो क्या ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जाएगा? इसका सवाल का मुझे आप जवाब दो, यस और नो। नहीं। वो कह रहे हो हाँ। समटाइम्स यस एंड समटाइम्स नो। हो सकता है कुछ बारी हाँ और कुछ बारी ना, क्योंकि एवरी टाइम एवरीथिंग विल हैपन इन द सेम मैनर, दैट इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रही बात? इट विल बी समटाइम्स यस एंड समटाइम्स नो। कभी कभी पर्सन की हेल्थ अच्छी रहेगी और वो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ काम करेगा, अभी कभी कभी नहीं होगा। कभी कभी कहीं जगह पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा होगा, कहीं पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा नहीं होगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ नेसेसरी नहीं है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हम बोले कि ह्यूमन कैपिटल मिल गया तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी होगी, दिस इज नोन एज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। अब आगे पढ़ो। इट मीन्स it is difficult to establish a relationship of a relation of cause and effect from the growth of human capital, bracket में लिखा है education and health, to economic growth। However, growth in each sector has has reinforced the growth of every other sector। कह रहे हैं कि it means it is difficult to establish a relation of cause and effect। हम cause और effect का relation establish करना क्या है? मुश्किल है। From the growth of human capital to economic growth, कि हम ये बोलें कि जितनी ह्यूमन कैपिटल बढ़ रहा है उतनी ही इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। मतलब मान लो बच्चों ने स्कूल में एडमिशन ले लिया, तो क्या इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी? नहीं, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है ना बढ़े। हाँ जी। सो सॉरी एवरीवन, वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, उसकी वजह से मे बी बीच में मेरी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो गई होगी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ। कि भाई ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि हमें लग रहा है कि बच्चे स्कूल में एनरोल हो गया तो उसका एजुकेशन भी उतना ही अच्छा रहा होगा,
या किसी की अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे कंट्री में लोगों की अच्छी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि लोग बीमार नहीं होंगे। हो सकता है लोग बीमार भी चल रहे हो, लेकिन सिर्फ डेथ ना हो रही हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। सो इसीलिए जरूरी नहीं है कि ह्यूमन कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। समटाइम्स इट कैन हैपन, बट समटाइम्स इट विल नॉट हैपन। कभी कभी हेल्थ अच्छी होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, कभी कभी नहीं होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होगी। ऑल्दो क्योंकि हम लोग जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो हम नंबर्स की टर्म्स में मेजर करते हैं। अच्छा, इतने बच्चे स्कूल गए, लेकिन हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेजर करने की कोशिश ही नहीं करी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ज्यादा मैटर करती है, क्वालिटी ऑफ हेल्थ ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, हम बोल रहे हैं हेल्थ है, बंदा बीमार हॉस्पिटल तो नहीं जा रहा। अरे भाई, हॉस्पिटल नहीं जा रहा तो घर में भी तो बीमार है, हो सकता है ना ऐसा। सो आगे लिखा है द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फ्लोज इन ईदर डायरेक्शंस। ये दोनों डायरेक्शंस में फ्लो करता है। हायर इनकम causes building of high level of human capital। कह रहे हैं कि अगर हायर इनकम है, अगर इनकम ज्यादा है तो हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल होगा। भाई इनकम ज्यादा है तो हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, उससे अच्छे अच्छे स्कूल्स खोलेगी, या प्राइवेट स्कूल्स भी खुलेंगे, या प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी खुलेंगे। दोनों तरफ से देख लो, गवर्नमेंट के सेंस में भी और प्राइवेट में भी। तो अगर इनकम ज्यादा है तो ह्यूमन कैपिटल भी ज्यादा होगा, यानी कि लोगों के अंदर स्किल्स भी ज्यादा होंगी। भाई पैसा होगा तो आप चीजें सीखोगे ना, पैसा ही नहीं है तो आप चीजें कहाँ से सीखोगे। आप अच्छी एजुकेशन अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप थोड़ी ना स्कूल जाओगे। फिर तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे हाँ जी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा देते हैं बच्चे को, है ना। या अगर हेल्थ नहीं है, मतलब इन पैसा नहीं है, तो हम अच्छे हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट भी नहीं करा सकते अगर कोई बीमार हो जाए तो। ये सारी बातें हैं। तो हायर द लेवल ऑफ इनकम इट विल लीड टू हायर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, हायर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल कॉजेज द ग्रोथ ऑफ इनकम। कह रहे हैं कि अगर ह्यूमन कैपिटल हाई है, ह्यूमन कैपिटल हाई है, यानी कि अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी है, क्वालिटी ऑफ हेल्थ अच्छी है, तो उससे ग्रोथ ऑफ इनकम भी होगी। होगी कि नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जो बेटा हायर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल लिखा है, इधर आपको ये समझना है कि ये जो हायर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल है, यहाँ पर क्वालिटी के सेंस में बात की जा रही है, क्वांटिटी के सेंस में बात नहीं की जा रही। समझ में आ रही है बात कि हायर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल कॉजेज ग्रोथ ऑफ इनकम। अगर ह्यूमन कैपिटल अच्छा है, यानी कि एजुकेशन अच्छी मिली, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी मिली, तो उससे इनकम भी बढ़ेगा। हेल्थ अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, तो ऑब्वियसली पर्सन जॉब करने जाएगा, वहां से इनकम जनरेट करेगा, पैसे आएंगे, है कि नहीं। समझ में आया। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में पहले तो हमने ये पढ़ा कि जरूरी नहीं है कि नंबर्स में अगर एजुकेशन अच्छी है, यानी कि ज्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी है। ऐसी बात नहीं है। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट अच्छा और मोर्टालिटी रेट भी ठीक ठाक है, ज्यादा डेथ नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सॉरी मैं भूल गई, एक्चुअली पीछे से ना कुछ डिस्टरबेंसेस सी आ रही थी। तो मतलब बात आप समझ गए ना कि ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या रिलेशनशिप रहेगा, ये समझ में आ गया। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना मंकीज बहुत सारे हैं, तो मंकीज है तो मैं यहाँ से गेट लॉक करके बैठी हूँ, तो हो सकता है कि पीछे कोई मंकी हो, वो थोड़ा चीजों को खोल रहे हैं या पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलिए आगे। हम्म, ये ये जो सब समझ में आ गया था। हाँ, हेल्थ इंडिकेटर्स वाला आ गया था। हम्म, ये रिपोर्ट बाय डूशे बैंक एंड वर्ल्ड बैंक वाला। ये नहीं आया समझ हाँ, में। अच्छा, इसको बड़ा कर दो। करता हूँ। इतना बोल रहा है। कृष्णा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। कृष्णा जी ये बताओ, जो समझ में आ गया है उसको तो फिर से कराने की जरूरत नहीं है कि करा दूं उसको भी।
हाँ कि ना, मुझे आवाज नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा। ओ हाँ, वैसे हाँ आ गया। मैं कह रहा हूँ कि एक बारी वापस जब एक बारी सारा हो जाएगा फिर वापस पढ़ के, अगर फिर नहीं आएगा तो मैं वापस पूछ लूँ। नहीं, आपको अगर लगता है कि नहीं आ रहा तो फिर मैं वो भी साथ के साथ में कराती जाती हूँ। अगर लगता है कि मैं कर लूंगा या मुझे हाँ समझ वो में तो वो आ आ गया है, गया है। तो मुझे नहीं आ गया है तो हाँ फिर मैं अभी नहीं कराती। इन केस अगर आपको बाद में डाउट होगा हाँ। तो फिर वो वाला क्वेश्चन आप मेरे से बाद में पूछ लेना, क्योंकि वी डोंट हैव मच टाइम। लगा लो मुश्किल से 10 दिन रह गए हैं बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। और 10 दिन बेटा जी कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और अभी भी आई गेस हमारे 2 चैप्टर रह रहे हैं जो मुझे कराने हैं आपके साथ में। एक तो रूरल वो रूरल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट वाला इकोनॉमिक और डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमी, है ना, जो है। 2 चैप्टर्स मुझे कराने हैं और 2 चैप्टर्स के बाद में बेटा जी रिविजन भी करानी है कि नहीं। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और रिवीजन के साथ साथ मैंने आपके साथ में एमसीक्यू भी डिस्कस करने हैं, कि हर चैप्टर में से मैं आपको एमसीक्यू बताऊंगी कि इस चैप्टर में से ऐसे एमसीक्यू बनेंगे और इसमें से ऐसे बनेंगे। और एक चीज आप और कर सकते हो, सीबीएसई की साइट पर मॉक पेपर्स होंगे, चेक करना। उधर हाँ। में भी कुछ एमसीक्यू के आपको सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो, क्योंकि पहली बार आप लोगों ने एमसीक्यू देना है ना। और हम्म, एमसीक्यू में किस तरीके से होगा वो सब देखने के लिए चलिए पढ़िए। हाँ। Report by Deutsche Bank and World Bank. Two independent reports on the Indian economy have identified that India would grow faster due to its strength and human capital formation. Report by Deutsche Bank. The Deutsche Bank, a German bank, in its report on Global Growth Center, identifies that India will emerge as one among four major growth centers in the world by the year 2020. It further states that human capital is the most important factor of production in today's economies. Increase in human capital is crucial to achieve increase in GDP. With reference to India, it states that between 2005 and 2020, a 40% rise in the average years of education in India is expected. Report by World Bank. The recent report of the World Bank, India, and the Knowledge of Economy, Leveraging Strengths and Opportunities, states that India should make a transition changeover to the knowledge economy. If Indian economy uses its knowledge effectively as used by Ireland, then its per capita income will increase from a little over US $1,000 in 2002 to US $3,000 in 2020. The report further states that the Indian economy has all the keys in the ingredients for making the transitions. It has large number of skilled workers as well, a well functioning democracy and diversified science and technology infrastructure. ये लास्ट वाले भी पढ़ दूं? ये वाला. हाँ हाँ, कर लो रीड। ये आपको नहीं समझ में आया तो करो करो रीड। Thus, the two reports point out the fact that further human capital formation in India will move its economy to a higher growth path. India recognized the importance of human capital in economic growth long ago. Human capital has been assigned a key role in any development strategy, particularly in a country with a large population. Trained and educated people can become a asset in accelerating economic growth with in ensuring social change in desired direction. हम्म। सो ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया? बेटा यस और नो में जवाब दे नहीं. दो। अच्छा, ठीक है। तो ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट बाय डॉस्चे बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। ये दो बैंक्स की रिपोर्ट है। ये डॉस्चे बैंक क्या है, एक जर्मन बैंक है, उनकी एक रिपोर्ट है, और एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। सो लिखा है टू इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी।
दो रिपोर्ट्स हैं। जैसे हम स्कूल में अपनी टीचर को एक असाइनमेंट लिख कर देते हैं, सिमिलर मैनर में दो रिपोर्ट्स हैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, हैव आइडेंटिफाइड दैट इंडिया would grow faster due to its strength in human capital formation. वो कह रहे हैं कि जो इंडिया की स्ट्रेंथ है वो फास्टर ग्रो करेगी ड्यू टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि यहाँ पर जो स्किल्स वगैरह है या जो एजुकेशन है या जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो सब लोगों को अच्छे से प्रोवाइड हो रही है। अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ढंग से हो गया तो इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी। ये दोनों रिपोर्ट्स का एक तरीके से सार है, कंक्लूजन है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं, बात समझ में आई इतनी? अब कह रहे हैं रिपोर्ट बाय डूशे बैंक। देखते कि डूशे बैंक की जो रिपोर्ट है वो क्या कह रही है। इसका मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है एकदम, क्योंकि मुझे जर्मन प्रोनाउंसिएशन आती नहीं है। इसको जर्मन आप गूगल करके देख सकते हैं कि इसकी प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली क्या होगी। बट अभी के लिए द डूशे बैंक, अ जर्मन बैंक, इन इट्स रिपोर्ट ऑन ग्लोबल ग्रोथ सेंटर्स। सबसे पहले रिपोर्ट का नाम है, रिपोर्ट का नाम क्या है? Global Growth Centers, identified that India will emerge as one among 4 major growth centers in the world by the year 2020. कि जो इंडिया है वो क्या इमर्ज होगा? वन अमंग द 4 मेजर ग्रोथ सेंटर्स, कि अगर 4 मेजर ग्रोथ सेंटर्स हैं तो उसमें से एक क्या होगा? इंडिया होगा। कब तक? 2020 तक। 2020 तो वैसे जा भी चुका है, ठीक है। ये डूशे बैंक की रिपोर्ट है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया कि 2020 तक इंडिया जो है वो एक मेजर ग्रोथ सेंटर होगा वर्ल्ड के अंदर। है भी, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है और इंडिया का ग्रोथ रेट भी अच्छा है, इकोनॉमी भी बहुत अच्छे से डेवलप कर पाई है। ऑल्दो कोरोना पैंडेमिक की वजह से सारी चीजें काफी गड़बड़ भी हुई है, बट फिर भी मोटा मोटा ठीक ही है। आगे लिखा है, it further states that human capital is the most important factor of production in today's economies. कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज की इकोनॉमी में प्रोडक्शन का, ठीक है। आगे लिखा है, इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल इज क्रूशियल टू अचीव इंक्रीज इन जीडीपी। कह रहे हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल में इंक्रीज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीडीपी में इंक्रीज करने के लिए। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कि अगर हमें कंट्री की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है